स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून के सहसपुर में गुरु रामराय इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। कॉलेज संचालन के 70वें स्थापना दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सत्तर वर्ष पूर्व जब इस विद्यालय की नींव रखी गई थी, तब हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। उस कालखंड में विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय बनाना, स्कूल खोलना एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य था। परंतु ऐसे समय में भी देश के कुछ महान विद्वानों ने, संतों ने और समाज के सेवकों ने न केवल समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा संस्थान स्थापित कर शिक्षा की ज्योति जलाने का कार्य भी किया। विद्यालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से विशेष रूप से अत्यंत निर्धन परिवारों से आने वाली बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मैं आप सभी के प्रयास समाज निर्माण का सबसे सुंदर उदाहरण है। आज मुख्यमंत्री जी से डॉक्टर आचार्य आशीष सेमवाल जी के माध्यम से ये निवेदन किया गया कि आप इस विद्यालय में स्थायी शिक्षकों को उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि ये विद्यालय भविष्य में, देखिए मैं तो सेवानिवृत्त होने वाला, मैंने तो चला दिया, लेकिन भविष्य में कैसे चलेगा उस निमित्त जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे तमाम छात्र छात्राओं को लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से 9 मोबाइल साइंस लैब की सौगात दी गई है। सीएम ने कैंप कार्यालय परिसर में मोबाइल साइंस लैब के विज्ञान मॉडलों का अवलोकन किया। सीएम ने दूसरे चरण में संचालित वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर देखिए प्रदेश में धामी सरकार के द्वारा अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। एक के बाद एक 150 से अधिक अवैध मदरसों को सील किए गए हैं और इसी को लेकर सियासी दंगल भी देखने को मिल रहा है। अब इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस में भीष्म पितामह की भूमिका में रहने वाले हरीश रावत ने अपने सनातनी होने पर भाजपा को बहस के लिए चुनौती दी है। हरीश रावत ने कहा, ललकार के देखिए कि हरीश रावत ने जिस तरह से कहा कि भाजपा वाले सनातनी है और वो एक हिंदू है, सनातनी है। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। करें ना डिबेट कहें तुम हिंदू नहीं हो, भाजपा कहे ना। और हाँ, 2 प्रकार के हिंदू हैं, एक सनातनी हिंदू है, एक तनातनी हिंदू है। मैं सनातनी हिंदू हूँ, वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म समभाव वाला हूँ। भाजपा जो है तनातनी हिंदू है, जो कभी औरंगजेब के नाम से रोटी खाती है, कभी किसी और के नाम से रोटी खाती है। जो है ये तो उनकी सत्ता तो इन्हीं नामों से चल रही है ना। बल्कि एकांत में तो भाजपा के लोग जो है इनके फोटो लगा करके कहते होंगे तुम ही कल्याणदाता हो, तुम्हारी वजह से सरकार में आ रहे, तुम्हारी वजह से सरकार बची है बिना कुछ किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास पर लोक सेवा आयोग से चयनित औषधि निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। साथ ही चयनित सभी 18 औषधि निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने पहली तैनाती भी दे दी है। वहीं पर मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इन नियुक्तियों से विभागीय कार्यों में गति आएगी। हमारे ड्रग एंड फूड डिपार्टमेंट में बड़ी कमी थी अधिकारियों की भी और कार्मिकों की भी। आज हमको 18 जो है अधिकारी मिले हैं और सभी लोगों को हमने उनको जिले आवंटन कर दिए हैं। अब मैं कह सकता हूं कि जो हमारे खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रसारण विभाग की जो दिक्कतें थी वह पूरी हो जाएंगी और मैं सभी 18 के 18 जो हमारे अधिकारी और कार्मिक आज नियुक्ति पत्र हमने जिनको दिए हैं, मैं अपने विभाग की ओर से और मुख्यमंत्री जी की ओर से और अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी से खबर है, जहां पेयजल की समस्या और जल जीवन मिशन कार्यों की बैठक हुई है। प्रभारी जिलाधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीएम ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या अधिक बनी रहती है उन क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। हमने सभी डिवीजन से इसमें बात की है और जहाँ जहाँ भी जो समस्या आ रही है खंड विकास अधिकारियों के द्वारा भी बताई गई है कि जिन गाँवों में समस्याएं आ रही हैं उन गाँवों में हम लोग तत्काल उसका निराकरण करा रहे हैं और संबंधित जो हमारे अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, उनसे बता के उन समस्याओं का निस्तारण करा रहे हैं। हमारे पास में यहाँ पे कंट्रोल रूम भी हमने बनाया हुआ है, उसमें भी जो शिकायतें आई हैं उसको भी हमने आज सभी से उसकी चर्चा की है और उसमें काफ़ी समस्याओं का तो निराकरण हो गया है, लेकिन जो कुछ समस्याएं हैं जहाँ पे भी पानी सुचारू नहीं हुआ है उसको तत्काल सुचारू करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा को लेकर बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित चार धाम यात्रा के लिए यात्रा से एक सप्ताह पहले सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जाएं। साथ ही यात्रा मार्गों में संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। सीएम ने आगे कहा कि जाम की स्थिति वाले स्थानों की रियल टाइम जानकारी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से साझा की जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून से खबर है जहां पर अपनी मांगों को लेकर डीलेड शिक्षक देखिए सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर नजर आए हैं। ये तमाम प्रशिक्षु सभी प्रशिक्षु बिंदाल पुल चक्राता रोड में एकत्रित होकर यमुना कॉलोनी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास की ओर निकले, लेकिन आवास से पहले ही भारी पुलिस बल के द्वारा बैरिकेड लगाकर इन सभी को रोक दिया गया, जिसके बाद सभी लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। हमारी मांग ये है कि मंत्री जी ने हमें पिछले साल ये आश्वासन दिया था कि वो द्वितीय चरण की भर्ती निकाल लेंगे, जिसमें उन्होंने हमें बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा पद वो निकालने की कोशिश करेंगे और वो आश्वासन उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो हम बस इसलिए हैं कि हम उनसे मिल रहे हैं, हमें बहुत सकारात्मक उनसे वो रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स के आगे अब हमें एक्शन होते हुए नहीं दिख रहा है। हम जब भी विभाग से मिलने जा रहे हैं विभाग हमें टाल रहा है, तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ मतलब गलत किस एंगल से हो रहा है। विभाग नहीं सुन रहे या मंत्री जी नहीं सुन रहे। मंत्री जी ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन जैसे मंत्री जी की बात विभाग से करो, विभाग कहता है कि तुम्हारी भर्ती में 3 महीने लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, हमें नहीं पता। अब हम तो विभाग के पास जाएंगे, हम विभाग के बच्चे हैं, हमारा जो ये कोर्स है ये विभाग के अंडर हुआ है, विभाग को पूरा पता है कि हम कौन बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमारी स्किल्स है। अब हमारा डायरेक्ट जाना भी विभाग के पास है, लेकिन विभाग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारी मांग थी वो थी द्वितीय चरण की भर्ती जल्द से जल्द शुरू हो जाए। जिस प्रकार से मंत्री जी ने हमें विगत कई समय से आश्वासन दिया है कि हम दूसरे चरण की भर्ती शुरू करने जा रहे हैं, तो हम उसी मांग को लेकर यहाँ पे आए थे, परंतु अभी तक 2 घंटे से अधिक हो चुका है और हमसे कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर बात करने नहीं आया है। और हम लोगों की अभी ये मांग है कि या तो हमसे जो हमारे शिक्षा निदेशालय में जो हमारे निदेशक साहब हैं या शिक्षा सचिव जी हैं या मंत्री जी हैं, इनमें से कोई ना कोई हमसे मिलना है और हमारी जो मांगे हैं उनको अपने संज्ञान में ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की से खबर है जहां पर सिविल अस्पताल से फरार हुए मुठभेड़ में घायल बदमाश को पुलिस ने 7 घंटे के भीतर दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की तलाश में एसएसपी के आदेश पर जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। आरोपी पुलिस की गोली लगने के कारण घायल हो गया था और एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर फरार अभियुक्त की तलाश में टीमें गठित की गई और इसके बाद जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। 7 घंटे के अंदर अभियुक्त अंशुल को थाना गंगनहर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। रात को भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के बाद घायल एक व्यक्ति जिसका नाम अंशुल है वो हॉस्पिटल में एडमिट था। आज सुबह करीब 7:40 के आसपास 7:40 से 8 बजे के बीच में वो पुलिस अभिरक्षा से अस्पताल में जो उसके बाथरूम है उसके पीछे से खिड़की फांद के वो वहाँ से फरार हो गया था। पुलिस के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही थी, उसको लगातार फॉलो किया जा रहा था। इस संबंध में मैं एसपी ग्रामीण और इनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा। इनके द्वारा बहुत मेहनत करते हुए 4 घंटे के अंदर इस पूरे जो व्यक्ति है उसको पकड़ा जा सका है। हालांकि इसमें जो पुलिस अभिरक्षा से फरार के मामले में जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा सुरक्षा में क्या चूक रही है, कहां पर चूक रही है, उसको भी हम लोग जरूर वेरीफाई कराएंगे और इसके लिए एसपी क्राइम के नेतृत्व में एक टीम जो है गठित की गई है।
तो देखिए, सरकारी अस्पताल से ये फरार हो गया था लूटकांड का आरोपी अंशुल, और इस पूरे मामले में एसएसपी ने कड़ा रुख अपनाया है। आरोपी के फरार होने को गंभीर चूक मानते हुए कोतवाली गंगनहर में 262 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए प्रारंभिक विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। एसएसपी ने पूरे मामले की जांच एसपी क्राइम को सौंपी है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। वाहन चोरी गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने चोरों से बुलेट, स्कूटी सहित चोरी के कुल 16 दोपहिया वाहन और 2 4 वाहन बरामद किए हैं। आपको बता दें कि आरोपी नशे का शौकीन है और नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। इनके आरोपी की फुटेज कहाँ है? वाहन चोरी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए और जो की गई बाइकें हैं उनको चोरी गई बाइकों की बरामदगी के लिए जो टीम लगी थी उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है, जिसमें 3 अभियुक्तों को अभी तक पकड़ा जा चुका है और एक अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहा है। इन 3 अभियुक्तों की निशानदेही में करीब 18 बाइक पुलिस को मिली हैं और 18 बाइकों में सबसे बड़ी बात यह है कि इस जनपद से चोरी की गई करीब 8 से 9 बाइकें हमें जनपद से मिली हैं और एक बाइक सहारनपुर और एक यमुनानगर की है। बाकी अन्य बाइकों के बारे में पता लगाया जा रहा है और इनसे अभी इसका जो मुख्य अभियुक्त है जो इस बाइकों को मॉडिफाइड करने का काम करता है अंकित, वो अभी फरार चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि उसको भी जल्दी ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और अन्य इसमें और रिकवरी की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार से खबर है जहां पर लैंसडाउन डिवीजन के जंगल पिछले 3 दिनों से लगातार धधक रहे हैं और डिवीजन की दुगड्डा रेंज के जंगलों में भीषण आग धीरे धीरे कार्बेट टाइगर रिजर्व की ओर बढ़ रही है। इसको लेकर वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि दुगड्डा रेंज के अंतर्गत आने वाले धरियार सार के ग्रामीणों के द्वारा यह आग लगाई गई है, जिसकी जाँच वन विभाग कर रहा है। पिछले 3-4 दिन से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कुछ घटनाएं यहाँ पे प्रकाश में आई हैं और 2-3 दिन से इस दुगड्डा रेंज में जो घटना हो रही थी तो इस चक्कर में हम लोग भी यहाँ देखने आए थे कि भाई जो है कोई कमी तो नहीं है, स्टाफ की कमी नहीं है या किस चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है और क्या इन लोगों ने अपनी रणनीति बनाई है फायर सीजन की। अभी स्टाफ के साथ बात भी हुई है और वैसे भी काफ़ी एक्टिव है स्टाफ हमारा। लैंसडाउन डिवीजन के जंगलों में पिछले 5 दिनों से आग लगी हुई है। दुगड्डा के बाद यह आग अब कोटड़ी रेंज के जंगलों की ओर बढ़ गई है। सीमित संसाधनों और जनता से सहयोग नहीं मिलने के कारण वन विभाग आग पर काबू नहीं पा रहा है। हालांकि फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग ने दावे तो बहुत किए थे, लेकिन यह दावे अब धराशायी होते दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं हिमांशु बडोनी, भारत समाचार, कोटद्वार। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है भाजपा कार्यकर्ता पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया है। हमला करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, भाजपा कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया गया है। कार्यकर्ता सुनील पाल निवासी जगजीतपुर पर हमला किया गया। 3 अज्ञात बदमाशों ने शनि चौक जगजीतपुर पर हमला बोल दिया। भाजपा कार्यकर्ता को नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। खबर हरिद्वार से है जहां रुड़की के सरकारी अस्पताल में फरार हुए लूटकांड के आरोपी अंशुल के मामले में एसएसपी ने कड़ा रुख अपनाया है और इसको फरार होने को गंभीर चूक मानते हुए कोतवाली गंगनहर में 262 बीएनएस के तहत बयान दर्ज किया गया है। संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये जिस तरह से फरार हुआ था आरोपी, अब उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, रुड़की के सरकारी अस्पताल से एक मुठभेड़ में घायल बदमाश जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते वो फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने 7 घंटों के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस एसएसपी ने गंभीर चूक मानते हुए जो सुरक्षा कर्मी थे उन पर कहीं ना कहीं उनकी एक जांच बिठा दी है। हालांकि इसमें जो एसपी है वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जो सुरक्षा कर्मी थे उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां पर नंदा सुनंदा योजना के तहत जिलाधिकारी के द्वारा गरीब असहाय बालिकाओं को चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण करने के बाद निर्धन असहाय अनाथ छात्राएं आगे की पढ़ाई आसानी से कर सके, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने नंदा सुनंदा योजना की शुरुआत कर जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क स्नातक और कौशल शिक्षा में दाखिले के द्वार खोल दिए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां पर राज्य के सरकारी स्कूलों में खेल और लोक संगीत को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य के 12 जिलों में आधुनिक सुविधाओं से लैस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किए जाएंगे। 380 स्कूलों में लोकधुन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि समग्र शिक्षा परियोजना 2025-26 के वार्षिक योजना में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। देखिए, आपने देखा होगा कि जितने हमारी पीएमसी स्कूल हैं, खेलो इंडिया के तहत और पीएमसी के तहत खेलो इंडिया के तहत हम प्रत्येक जिलों में एक एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। दूसरा, हम नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को ला रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने कई सिलेबस को चेंज किया है। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा महाभारत पढ़ना चाहता है तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा, कोई रामायण पढ़ना चाहता है उसको ऑप्शन दिया जाएगा, कोई संस्कृत पढ़ना चाहता है उसको ऑप्शन दिया जाएगा। देहरादून से खबर है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान के बाद भाजपा विधायक ने भी हरीश रावत और कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि भाजपा को किसी औरंगजेब का नाम जपने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब तक राहुल गांधी और हरीश रावत बोलते रहेंगे बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, मैं माननीय हरीश रावत जी को स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पार्टी न औरंगजेब का नाम जपती है न शाहजहां का नाम जपती है। हमारे यहाँ पार्टी राहुल गांधी और हरीश रावत का नाम जपती है कि जब तक बोलते रहेंगे और जब तक ये चलते रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार से खबर है जहां पर चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन प्रदेश सरकार अभी तक बद्री केदार समिति के अध्यक्ष पर किसी की नियुक्ति नहीं कर पाई है, जबकि चारधाम यात्रा के कुशल संचालन के लिए यह पद काफी अहम समझा जाता है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रदेश सरकार बीकेटीसी का भी नियुक्ति करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसका एक तंत्र है, उसका एक परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार और कुछ उसमें नए चीजें, कुछ जो संभावनाएं हैं कि पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, तो उस दृष्टि से सरकार ने उसमें नए इंतजाम करेगी। सरकार अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन एक बार फिर से खुलने जा रहा है और इन दोनों योजनाओं के लिए आवेदन की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो गई थी, लेकिन समीक्षा बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने आवेदन कुछ दिन और खोलने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक ली गई है और इस बैठक में हमारे जनपदों के डीएसओ जो है वो वर्चुअली जुड़े रहे। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उनकी भी समीक्षा की गई है और जिले के जो हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी है उनसे मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान उन्नयन योजना जो कि 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है और जो 14 से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चे हैं मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की समीक्षा की गई है, जिसमें किस प्रकार से हर जनपद में कार्यवाही चल रही है, बच्चों के ट्रायल चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर से खबर है जहां बागेश्वर में प्रशासनिक पदों में बैठकर खड़िया खनन से लाभ लेने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। खड़िया खनन के दस्तावेजों में ऐसे लोगों के अनापत्ति पत्र हैं जिसकी पहले से ही मौत हो गई थी। मामले को गंभीर पाते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जनता दरबार कार्यक्रम में गोपाल वनवासी की शिकायत के बाद जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष भटगाई अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट रचित दस्तावेजों के माध्यम से एनओसी प्राप्त करने का भी एक शिकायत अभी संज्ञान में आया है, तो उसके लिए एसडीएम को और पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि उसमें तत्काल कार्रवाई करें और अगर विधिक कार्रवाई भी होगी तो उसमें की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर अल्मोड़ा से है जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में भी गुलदार का आतंक तेज हो गया है। अल्मोड़ा नगर के कर्नाटक खोला क्षेत्र में सुबह गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार के पिंजरे में कैद होने से लोगों ने राहत की सांस ली और वन विभाग के अधिकारी भी इस पर बोलते हुए नजर आए। पेदुआ नेत्रदुआ है, इसकी उम्र लगभग 6 साल है। ये कर्नाटक खोला से पकड़ा गया है।
2 हफ्ते पहले एक सूचना आई थी कि वहाँ पे तेंदुए की आवाजाही बहुत हो रही है। किसी आदमी पे एक बार झपट भी गया था, वो बच गया और नीचे कहीं झाड़ियों में गिर गया था। तो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि यहाँ पर तेंदुआ दिखाई दे रहा और वो झपटने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों ने अपनी टीम भेजी, मैं खुद भी वहाँ मौके पर गया था। तो उसमें CCTV में उसकी फुटेज वगैरह भी दिखाई दे रही थी, तेंदुआ दिखाई भी देता, कहीं लोग में झपटने की कोशिश भी की उसने। पिंजरा लगाया, पिंजरे की परमिशन से पिंजरा लगाया। तो आज क्या कहते हैं 7 तारीख को आज सुबह प्रातः लगभग 6 बजे उसमें पिंजरे में कैद हो गया था। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।